नमस्कार। देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गरीबी और बेरोजगारी। इस वीडियो में हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा विस्तार तरीका से इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि गरीबी के माप के लिए जो है बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया। उन सभी समितियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। फिर हम लोग गरीबी का प्रकार देखेंगे कि दो प्रकार के होता है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। इसी में हम लोगों को जो है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में पढ़ना है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और बहुत सारे डाटा को देखेंगे कि कौन सा राज्य गरीब है, क्यों गरीब है, गरीबी की जो है माप कैसे की जाती है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि गरीबी होता क्या है। देखिए, गरीबी वह है जिसमें कोई व्यक्ति जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति को जो है गरीब कहा जाता है। अब न्यूनतम आवश्यकता क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें जो हैं व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति इन न्यूनतम आवश्यकता को भी नहीं प्राप्त कर पाता है या फिर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है। देखिए, पहले जो है इसमें 3 ही था, रोटी, कपड़ा और मकान। जिसको नहीं मिल पाता था या फिर सक्षम नहीं हो पाता था तो उसको गरीब कहा जाता था। लेकिन 2 इसमें और जोड़ दिया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना भी जो है आप हमेशा गरीब ही रह जाइएगा। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको जो है किसी प्रकार का स्किल नहीं आ सकता है, किसी प्रकार का समझ नहीं आएगा जिससे आप धन नहीं कमा पाइएगा और आप जो है गरीब हो जाइएगा। वही स्वास्थ्य जो है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है और आप में जो है लाख स्किल है, लाख नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आप जो है हमेशा गरीब रह जाइएगा, ज़िंदगी भर आप गरीब रहिएगा। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम आवश्यकता जो है 5 होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इनकी जब किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को पूर्ति नहीं हो पाती है या फिर इनको प्राप्त करने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वो गरीब है। ठीक है। अब देखिए, गरीबी को जो है समय समय पर मापने का जो है बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया। तो पहले ये समझिए कि गरीबी को आखिर मापा क्यों जाता है। तो देखिए, गरीबी के मापने का कारण है कि जब तक गरीबी को नहीं मापा जाएगा कि देश में कितना गरीबी है, लोग किस प्रकार गरीब हो रहे हैं, कौन सा कारण है, उन कारणों को पता किया जाता है गरीबी का। और उस हिसाब से सरकार द्वारा जो है विभिन्न तरह के नियम लगाए जाते हैं, नीति का निर्माण किया जाता है, योजनाएं लाई जाती है ताकि लोगों को गरीबी से दूर किया जा सके, गरीबी से बाहर निकाला जा सके और वह जो है पैसा कमाने लगे, धीरे धीरे धनिक होने लगे। इस वजह से जो है गरीबी की माप की जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया गरीबी की माप के लिए। आइए उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि भारत के ये थे दादा भाई नौरोजी। इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इसको जो है 1901 में प्रकाशित किया गया। इसमें दादा भाई नौरोजी ने लिखा था कि अगर भारत में कोई व्यक्ति प्रति वर्ष अगर 16 से 35 रुपया नहीं कमा पा रहा है तो वो व्यक्ति जो है गरीब है। मतलब एक व्यक्ति साल भर में 16 से 35 रुपया नहीं कमा रहा है। और यह बात कब की कहा जा रहा है? 1901 में। उस समय दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो वह व्यक्ति जो है गरीब हो जाएगा अगर वो 16 से 35 रुपया नहीं कमा रहा है तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। उसके बाद जो है बीएम और एनरथ फार्मूला आया 1971 में। यह जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीकों से वर्ष 1971 में गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी प्राप्ति के आधार पर किया गया था। देखिए, कैलोरी प्राप्ति क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। तो उसी को कैलोरी प्राप्ति कहा जाता है, जो भी हम भोजन करते हैं उसको। तो बीएम और एनरथ फार्मूला जो आया था, ये कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन धनिक है। कैसे? इसने कहा कि अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह व्यक्ति जो है गरीब है। अब किसी व्यक्ति को 2250 कैलोरी कैसे मिलेगा? जब वो खाना खाएगा तब मिलेगा, तो उसको 2250 कैलोरी मिल जाएगा। अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति है
जो इतना खाना नहीं खा पा रहा है जिससे उसको 22 से 50 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि गरीब है। अब वो खाना क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से वो उतना नहीं खा पा रहा है जिससे उसको 22 से 50 कैलोरी ऊर्जा मिल जाए, तो उस व्यक्ति को हम लोग गरीब कहेंगे। ये निर्धारण किया गया था बीएम और एनरथ फार्मूला के द्वारा। लेकिन फिर इसमें देखा गया कि क्या शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में संसाधन एक समान है? तो नहीं है। शहर में जो है संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन की कमी हो जाती है। वही देखा गया, ग्रामीण क्षेत्र में लोग अलग होते हैं और शहरी क्षेत्र में लोग अलग होते हैं। इसलिए कहा गया कि ये जो है फॉर्मूला ठीक नहीं है कि ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एक ही निर्धारित कर दिया गया है 2250 कैलोरी। इसलिए एक अलग समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम था डॉक्टर वाई के अलग समिति। ये आया था 1979 में, और इस समिति ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। मतलब इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग कैलोरी रहेगा और शहरी क्षेत्र के लिए अलग कैलोरी रहेगा, क्योंकि दोनों में अंतर होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। और इसने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी रहेगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी रहेगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब अगर शहर में कोई व्यक्ति है और उसको प्रतिदिन 2100 कैलोरी नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति है और उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। ये बात कहा गया था डॉक्टर वाई के अलग समिति में। अब शहरी में जो है कम कैलोरी रखा गया था और ग्रामीण में ज़्यादा रखा गया था 2400, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उनको भूख भी ज़्यादा लगता है, और जो शहर क्षेत्र के लोग होते हैं वह जो है मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत कम करते हैं। इसलिए कैलोरी की मात्रा जो है अलग अलग निर्धारित किया गया था। ये जो है भारत के सभी शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी था और भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी था। और इसी पर जो है 2 दशकों तक कार्य चला। योजना आयोग द्वारा विभिन्न तरह के योजनाओं का निर्माण किया गया इसी को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन फिर बाद में सोचा गया कि ये भी एक प्रकार का गड़बड़ है, क्योंकि भारत के जो सभी राज्य हैं वो एक जैसे नहीं हैं, सभी राज्य अलग अलग हैं। उनमें संसाधन जो है, किसी में संसाधन का अभाव में, किसी में संसाधन जो है भरपूर मात्रा में है, लोगों का खान पान अलग है। मतलब सभी राज्य भारत के अलग अलग हैं, एक तरह तो है नहीं। इसलिए जो है शहरी क्षेत्र में पूरे भारत में एक ही कैलोरी निर्धारित करना और ग्रामीण क्षेत्र में एक ही कैलोरी निर्धारित करना पूरे भारत में, ये गड़बड़ है। तो इसलिए एक अलग समिति लाया गया जिसका नाम था लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति के द्वारा प्रत्येक राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के निर्धारण के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात कहा गया। मतलब लकड़वाला समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग कैलोरी की मात्रा और शहरी क्षेत्रों में अलग कैलोरी की मात्रा जो है वो तो ठीक है, लेकिन भारत के जितने भी शहर हैं उन सब में कैलोरी की मात्रा अलग अलग होनी चाहिए, और भारत में जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सब में भी कैलोरी की मात्रा अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि जो है भारत में जितने भी राज्य हैं वो एक जैसे नहीं हैं, भारत में जितने शहर हैं वो भी एक जैसे नहीं हैं, और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो भी एक जैसे नहीं है। इसलिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में और प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में अलग अलग कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए, और इसके लिए जो है अलग अलग सूचकांक रहेगा, तभी जाके अलग अलग कैलोरी की मात्रा होगा। इसलिए सूचकांक तैयार किया गया प्रत्येक शहर में अलग अलग और प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग पूरे भारत में। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निर्धारण के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-AL एग्रीकल्चर लेबरर, इसको जो है आधार बनाया गया। इसके बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, कृषि श्रमिकों के बारे में यानी CPI-AL के बारे में। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण करना होता था तो कृषि श्रमिकों से इसके बारे में पूछा जाता था कि बताइए आपको जो है प्रतिदिन कितना भोजन मिल पाता है, उस हिसाब से कैलोरी को निर्धारित किया जाता था कि वो गरीबी क्षेत्र में आएंगे कि नहीं आएंगे। वही शहरी क्षेत्रों में गरीबी निर्धारण के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता था यानी CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर को
यानी शहरी क्षेत्रों में जो है औद्योगिक श्रमिकों से पूछा जाता था कि आपको प्रतिदिन कितना भोजन प्राप्त होता है, उस हिसाब से कैलोरी निकाला जाता था कि ये जो है गरीबी रेखा से नीचे आएंगे कि गरीबी रेखा से ऊपर रहेंगे। तो इस तरह से जो है लक्कड़ वाला समिति का निर्माण किया गया 1993 में और इस बातों पर ध्यान दिया गया। ठीक है। फिर देखिए कि 2009 में आया सुरेश तेंदुलकर समिति, और सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा कि गरीबी का निर्धारण जो है कैलोरी के आधार पर नहीं होगा, गरीबी का निर्धारण अब खर्चा के आधार पर होगा कि कोई व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितना उपभोग व्यय कर रहा है, यानी खाने में खर्च कर रहा है, अपने शरीर पर खर्च कर रहा है, महीना में कितना खर्च कर रहा है, उस आधार पर जो है गरीबी का निर्धारण किया जाएगा। ये बात जो है किसने कहा, तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा। और इस समिति द्वारा कहा गया कि शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यदि 33 रुपया खर्च नहीं कर रहा है, यानी महीने के हिसाब से 1000 रुपया प्रति माह अगर खर्च नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। मतलब अगर कोई शहर में व्यक्ति है और एक व्यक्ति अगर एक दिन अपने शरीर पर 33 रुपया खर्च नहीं कर रहा है और महीना में 1000 रुपया, तो उसको गरीब कंसिडर किया जाएगा। वही ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 27 रुपया खर्च नहीं कर पा रहा है और महीने के हिसाब से 816 रुपया प्रति माह, तो उस व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा। तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था कि उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाना चाहिए, न कि कैलोरी के आधार पर। जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में है और उसको एक दिन में अपने शरीर पर 27 रुपया खर्च करना है, तो उसको गरीब नहीं कहेंगे। अगर इससे कम कर रहा है तो उसको गरीब कहा जाएगा। वही मान लीजिए किसी परिवार में 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 27 रुपया खर्च करना है, तो 2 व्यक्ति हैं तो प्रतिदिन कितना खर्च करेंगे, 27 दूना 54 रुपया। तो अगर उस परिवार में डेली 54 रुपया खर्च नहीं हो रहा है तो उसको गरीब हम लोग कहेंगे। उसी प्रकार अगर 3 व्यक्ति हैं तो 27 तिया 81, यानी 81 रुपया अगर खर्च नहीं हो रहा है उस परिवार में, तो उसको जो है परिवार को गरीब कहा जाएगा। ये बात जो है सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा कहा गया। फिर आया सी रंगराजन समिति, जो कि 2012 में आया था, और इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और इस समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 32 रुपया प्रतिदिन अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खर्च कर रहा है और महीने के हिसाब से 972 रुपया, तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। वही शहरी क्षेत्र में कहा गया कि 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च नहीं कर रहा है, यानी 47 रुपया प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति को जो है गरीब माना जाएगा। ये बात किसने कहा था, तो सी रंगराजन समिति द्वारा कहा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। रंगराजन समिति के हिसाब से वर्ष 2011-12 में भारत में 29.5% गरीब लोग थे। कितने लोग थे, तो 29.5% लोग जो है गरीब थे 2011-12 में सी रंगराजन समिति के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो है यह भी गरीबी का निर्धारण करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह गरीबी का निर्धारण न कैलोरी के आधार पर करता है, न उपभोग व्यय के आधार पर यानी खर्चा के आधार पर नहीं करता है। ये जो है आय के आधार पर करता है, मतलब कमाई के आधार पर, और ये पूरे दुनिया के लिए जो है रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है सितंबर 2022 में अपना रिपोर्ट पेश किया गया, हाल ही में पेश किया गया है, और इसने कहा है कि वह व्यक्ति गरीब होगा जिसकी प्रतिदिन की आय यानी प्रतिदिन की इनकम अगर $2.15 नहीं है, तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। मतलब $2.15 का मतलब हुआ लगभग 182 रुपया, क्योंकि $1 बराबर 85 रुपया हो रहा है। तो 182 रुपया अगर व्यक्ति प्रतिदिन नहीं कमा रहा है, तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि भारत में गरीबी की माप जो है कौन करता है और कैसे करता है। तो देखिए भारत में पहले गरीबी का माप जो है NSSO करता था, लेकिन 2019 में NSSO को और CSO को विलय कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया और एक नया संस्था बनाया गया जिसका नाम रखा गया NSO। ठीक है, यही वर्तमान में जो है गरीबी की माप करता है पूरे भारत में। NSO का पूरा नाम होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसके द्वारा वर्तमान में गरीबी की माप की जाती है। अब देखिए NSO गरीबी की माप कैसे करता है,
तो इसके लिए जो है बहुत पहले से ही बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है गरीबी की माप के लिए, क्योंकि एनएसओ जो है ये अपना एक टीम बनाता है और वह टीम पूरे भारत में घूमती है और लोगों से जो है डाटा इकट्ठा करती है, क्योंकि जब तक वो लोगों से नहीं पूछेगी कि आप कितना खर्च कर रहे हैं तब तक पता नहीं चलेगा कि वो प्रतिदिन में व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है, तभी तो हम गरीबी का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये टीम होता है और ये टीम जो है पूरे घूमती है भारत में और डाटा कलेक्ट करती है, उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि कौन व्यक्ति शहर में गरीब है, कौन व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है। और ये जो है बहुत पहले से आ रहा है। सबसे पहले जो है 1993-94 में इस्तेमाल किया गया यूआरपी मेथड, इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड। 1993-94 तक गरीबी रेखा का निर्धारण यूआरपी के आधार पर होता था, जिसमें लोगों से 30 दिनों के खर्चों के बारे में पूछा जाता था। मतलब एनएसओ की टीम आती थी और लोगों से पूछती थी कि बताइए आप पिछले 30 दिन में कितना खर्च किए हैं, किन किन चीज़ों पर खर्च किए हैं, खाने में कितना खर्च किए हैं, कपड़ा पर कितना खर्च किए हैं, और उसके हिसाब से आंकड़ा निकालती थी कि यह जो व्यक्ति है यह प्रतिदिन कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि जब 30 दिन का खर्चा निकल जाएगा तो एक दिन का भी खर्चा निकल जाएगा। तो वो पता लगाती थी और देखती थी कि सी रंगराजन के अनुसार ये शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 47 रुपये खर्च कर रहा है कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 32 रुपये खर्च कर रहा है कि नहीं। अगर इतना कर रहा है तो कहेंगे गरीब नहीं है, अगर नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि गरीब है। तो ये यूआरपी मेथड था पहले। फिर इसके स्थान पर लाया गया एमआरपी मेथड, मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड। ये 1999-2000 में आया। 1999-2000 में एनएसओ यानी एनएसओ ने एमआरपी को बनाया, जिसमें लोगों के पिछले 30 दिन एवं पिछले एक वर्ष में किए गए खर्चों के बारे में पूछा जाता था। यूआरपी में क्या था, केवल 30 दिन के खर्चों के बारे में पूछा जाता था। उसके स्थान पर लाया गया एमआरपी। एमआरपी में पिछले 30 दिन के खर्चों के बारे में पूछा जाता था और पिछले एक वर्ष के खर्चों के बारे में भी पूछा जाता था लोगों से। और जब लोग बताते थे कि हमने 30 दिन में इतना खर्चा किया है, पिछले एक साल में इतना खर्चा किया है, तो उस डाटा से कैलकुलेट करके निकाला जाता था कि एक दिन में यह व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। अगर सी रंगराजन के अनुसार उतना खर्च कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो गरीब नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा है तो कहेंगे कि वो गरीब है। और फिर इसके स्थान पर आया एमएमआरपी, जो कि वर्तमान में है मॉडिफाई मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ये जो है 2011-12 में आया। 2011-12 में एनएसओ द्वारा इसको अपनाया गया, जिसमें लोगों से 7 दिन, फिर 30 दिन और फिर 365 दिन में किए गए खर्चों के बारे में पूछा जाता था कि आप पिछले 7 दिन में कितना खर्च किए, फिर पिछले 30 दिन में कितना खर्च किए और फिर पिछले 365 दिन यानी एक साल में कितना खर्च किए। उसके हिसाब से पता लगाया जाता था कि एक दिन में कितना खर्च कर रहे हैं और तब जाके निर्धारित किया जाता था कि ये व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। तो वर्तमान में जो है एमएमआरपी ही अभी कार्य करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यही मेथड है जिस मेथड के अनुसार एनएसओ जो है डाटा कलेक्ट करती है लोगों से और फिर एक आंकड़ा निकालती है कि देश में इतना % लोग गरीब हैं, इतना लोग अमीर हैं, ऐसे करके डाटा निकालती है। ठीक है, अब आइए हम लोग गरीबी के प्रकार को देखते हैं। तो देखिए, गरीबी का जो है 2 प्रकार होता है, एक होता है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी। अब आइए इन दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ जल को भी नहीं जुटा पाते हैं, तो उसे जो है निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे भोजन, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, शिक्षा, अच्छा पानी हो गया, तो उसको जो है निरपेक्ष गरीबी कहा जाएगा। भारत में निरपेक्ष गरीबी की माप के लिए एक रेखा का निर्धारण किया जाता है, जिसको गरीबी रेखा कहते हैं। यानी गरीबी रेखा के माध्यम से ही निरपेक्ष गरीबी की माप की जाती है। अब ये गरीबी रेखा क्या होता है, तो देखिए, पॉवर्टी लाइन जो है यह प्रति व्यक्ति के औसत मासिक व्यय को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ इसको। गरीबी रेखा उस रेखा को कहा जाता है जिसमें एक आंकड़ा निकाल लिया जाता है कि कोई व्यक्ति एक महीना में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना खर्च कर सकता है। मतलब ये सोच लिया जाता है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, वो अच्छा खाना खा ले, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख ले
और उसको शिक्षा भी मिल जाए, मतलब अच्छे से रह ले, उसके लिए वो कितना खर्च कर सकता है। और जितना खर्च करता है उसी को गरीबी रेखा मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगाया गया, चाहे पूरे भारत के व्यक्ति के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन को सुचारू रूप से एकदम खुशहाल जीवन जीने के लिए वो एक महीना में कितना खर्च करेगा। तो मान लीजिए मिला कि वो 10,000 अगर खर्च करे तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है एक महीना में अगर खर्च करे तो उसी 10,000 को गरीबी रेखा मान लिया जाता है। और उस 10,000 के हिसाब से पूरे भारत के लोगों पर उसके बारे में विचार किया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति 10,000 तक खर्चा कर दे रहा है, तो उसको कहेंगे गरीब नहीं है। अगर 10,000 से कम खर्चा कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर 10,000 से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो कहेंगे गरीबी रेखा से ऊपर है। तो उसी को गरीबी रेखा कहा जाता है, जो प्रति व्यक्ति के औसत मासिक व्यय को प्रकट करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना खर्च कर सकता है। उसी को गरीबी रेखा कहा जाता है। उसी के हिसाब से निरपेक्ष गरीबी की माप किया जाता है। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहता है उसे बीपीएल कहा जाता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होता है, मतलब उससे अधिक खर्च करता है, तो उसको एपीएल कहा जाता है, यानी एबव पॉवर्टी लाइन। ये धनिक व्यक्ति होते हैं। जो भी धनिक व्यक्ति होते हैं उनको एपीएल मिलता है, और जो गरीब होते हैं उनका बीपीएल कार्ड बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उनका जो है संख्या पता करना हो, परसेंटेज पता करना हो कि कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर कितने लोग हैं, उनकी संख्या क्या है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। क्योंकि सरकार को बताना भी होता है कि कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग धनी है, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तभी जाके सरकार जो है विभिन्न तरह की योजनाओं का निर्माण करेगी, नीति का निर्माण करेगी, ताकि वो लोग गरीबी से उभर सकें। ये संख्या परसेंटेज बताना होता है। तो जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनका परसेंटेज या फिर संख्या जो है एक मेथड से तैयार किया जाता है, जिसका नाम होता है हेड काउंट मेथड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का परसेंटेज या फिर संख्या किससे पता लगाया जाता है, तो हेड काउंट मेथड से लगाया जाता है। इसका एक फार्मूला होता है HCR बराबर गरीबी रेखा से नीचे लोग बटा में कुल जनसंख्या और गुणे में 100। जैसे कि मान लीजिए किसी देश में 100 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से 40 लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका परसेंटेज अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो ऊपर रखेंगे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या, तो ऊपर 40 और नीचे कुल जनसंख्या कितना है, 100 है, और इसके लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 40%। यानी यही 40% जो है हेड काउंट मेथड है, और इसके माध्यम से हम लोग निकाल लिए कि इस देश में कितने परसेंट लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम सापेक्षिक गरीबी को पढ़ते हैं, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। इससे विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी असमानता है यह स्पष्ट होता है। मतलब ये आय के बीच असमानता को दर्शाता है सापेक्षिक गरीबी। यह ऐसी गरीबी होती है जो दूसरों की तुलना में मापी जाती है। मतलब तुलना करने के बाद जब पता चलता है तो उसको जो है सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। मतलब किसी भी दो व्यक्तियों के बीच जब तुलना करते हैं कि कौन धनिक है कौन गरीब है, तो जो गरीब होता है उसी को सापेक्षिक गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, और जो पहला व्यक्ति है उसकी आमदनी जो है 10 करोड़ रुपया है पर मंथ, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आमदनी पर मंथ जो है 20 करोड़ रुपया है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला व्यक्ति जो है उसका 10 करोड़ है, दूसरा व्यक्ति का 20 करोड़ है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और दूसरा व्यक्ति जो है धनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर वास्तव में देखा जाए तो दोनों में से कोई गरीब नहीं है। ये दोनों जो है अपनी दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि 10 करोड़ और 20 करोड़ आमदनी कोई कम थोड़ी होता है, तो वह आसानी से चला सकते हैं अपने जीवन को।
लेकिन फिर भी जब तुलना करके देखते हैं तो पहला व्यक्ति जो है गरीब हो जाता है और दूसरा व्यक्ति धनिक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप जो है मान लीजिए पर मंथ 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो 1 लाख में आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अच्छे से आपका खान पान पूरा, स्वास्थ्य का भी ध्यान, शिक्षा का भी ध्यान आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना तुलना अंबानी से करिएगा तो अंबानी की अपेक्षा तो आप गरीब हो जाएंगे, तो उसको आप कहेंगे कि सापेक्षिक गरीबी आपके अंदर है। आप वास्तव में गरीब नहीं हैं, आपके अंदर जो है रिलेटिव पॉवर्टी है। आप किसी से रिलेट करके तब आप महसूस कर रहे हैं कि हम जो है गरीब हैं, तो उसी को सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। मतलब ये गरीबी जो है जलन टाइप की गरीबी होती है, जो एक दूसरे से देखकर जलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक 4 चक्का है, एक 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो है, और हमारे पड़ोसी के पास जो है 2 स्कॉर्पियो है। तो हम कहेंगे कि हमसे जो है हमारा पड़ोसी धनिक है, तो एक प्रकार का जलन है। हमने जो है तुलना किया कि हमारा पड़ोसी हमसे धनिक है, हालांकि हम भी धनिक हैं, क्योंकि हमारे पास भी एक स्कॉर्पियो है, तो हम थोड़ी गरीब तो थोड़ी हुए, हम भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन जब हम तुलना किए तो पता चला कि हम अपने पड़ोसी से क्या हैं, गरीब हैं। लेकिन जो भी हमारी आवश्यकता है हम उसको आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्कॉर्पियो है, इसका मतलब पैसा भी होगा। ठीक है, तो उसी को सापेक्षिक गरीबी कहा जाता है। अब इसे मापने के लिए जो है 2 विधि अपनाया जाता है। एक होता है लॉरेंज वक्र और दूसरा होता है गिनी गुणांक। अब आइए दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। तो अब आइए हम लॉरेंज वक्र के बारे में समझते हैं। देखिए, लॉरेंज का पूरा नाम है मैक्स ओ लॉरेंज, और इन्होंने 1905 ईस्वी में लॉरेंज वक्र दिया था। लॉरेंज का कहना था कि किसी भी देश में जितनी जनसंख्या है और उस देश में जितना पैसा है, तो टोटली पैसा जो है उस जनसंख्या में समान रूप से बंटना चाहिए। उसी को आय की समानता कहते हैं। मतलब समान रूप से विभाजित होना चाहिए प्रत्येक जनसंख्या में, जितना पैसा है उतना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए किसी परिवार में 10 लोग हैं और उस परिवार में 10,000 रुपया है, और उन 10 लोगों में 10,000 रुपया को बांटना हो तो हम 1,000 रुपया करके बांट देंगे। तो बराबर बराबर बांट दिए, 10,000 रुपया था, 10 लोग थे, 1,000 करके बांट दिए तो बराबर हो गया। तो उसको कहेंगे हम आय की समानता, क्योंकि बराबर बराबर विभाजित किया गया। अगर ऐसा करें कि एक ही व्यक्ति को हम क्या करें, 5,000 रुपया दे दें और बचा हुआ 5,000 रुपया 9 व्यक्तियों में बांट दें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बराबर बराबर नहीं बांटा गया है, और उसको कहा जाएगा आय की असमानता कहा जाएगा। तो यही बात लॉरेंज कह रहे थे कि किसी भी देश में जितना पैसा है और उस देश की जितनी जनसंख्या है, उन जनसंख्या में समान रूप से टोटली पैसा को बांटा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा कि देश के 20% जनसंख्या के पास देश का 20% पैसा हो, देश के 40% जनसंख्या के पास देश का 40% पैसा हो, और देश के 60% जनसंख्या के पास देश का 60% पैसा हो, उसी प्रकार देश के 80% जनसंख्या के पास देश का 80% पैसा हो, तो अब जाके एक जो है सरल रेखा प्राप्त होता है ग्राफ पर, और उस सरल रेखा को हम लोग जो है निरपेक्ष समानता रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष समानता रेखा कहते हैं। यही जो है यह निरपेक्ष समानता रेखा है, और ये ग्राफ पर इस बात को दर्शाता है कि देश में जितनी जनसंख्या है और देश में जितनी पैसा है वह लोगों में समान रूप से बांटा गया है। मतलब देश का जो 60% पैसा है वो 60% लोगों में बांटा गया है। देश की जनसंख्या का 40% जो पैसा है वो देश के 40% लोगों में बांटा गया है जनसंख्या का। तब जाके एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इसी को निरपेक्ष समानता रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि ये जो है कितना डिग्री का होता है, तो ये 45 डिग्री का होता है, यानी 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, निरपेक्ष समानता रेखा। लेकिन जरा सोचिए कि क्या किसी देश में जितना जनसंख्या है और उस देश में जितना पैसा है वो समान लोगों में बटा रहता है? तो ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है। जैसे भारत में ही कहा जाता है कि भारत में देखिएगा कि भारत का 90% पैसा जो है भारत के 10% जनसंख्या के पास है, और भारत का 10% पैसा जो है भारत के 90% लोगों के पास है। मतलब भारत का बहुत कम पैसा ज़्यादा जनसंख्या के पास है, और बहुत ज़्यादा पैसा भारत का कम जनसंख्या के पास है। तो यहाँ पर देखिए कि आय का क्या हो गया, असमानता हो गया। और हर देश में ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास देश का अधिकांश पैसा रहता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जैसे अपने देश में अंबानी जी हैं,
तो अंबानी के पास देखिए कि देश का अधिकांश पैसा 50% से अधिक उन्हीं के पास रखा हुआ है। तो ये आय की क्या है, असमानता है। इसीलिए उन्होंने लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने लॉरेंज वक्र दिया। ठीक है, अब देखिए लॉरेंज कहे थे कि जब भी किसी देश में आय की असमान वितरण होगा तो ग्राफ पर एक जो है वक्र रेखा प्राप्त होगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसी वक्र रेखा को लॉरेंज वक्र कहा जाता है। अब ये लॉरेंज वक्र कैसे प्राप्त होता है तो समझिए। यहाँ पर आपको पता है कि नीचे जो है जनसंख्या दिया गया है जो कि परसेंटेज में जनसंख्या है, और इधर ये सब क्या दिया है, आय दिया है जो कि देश का आय है, वो भी परसेंटेज में आय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि 20% देश के जनसंख्या के पास देश का लगभग 5% पैसा है। वही देश के 40% जनसंख्या के पास देश का 20% पैसा है। वही देश के 60% जनसंख्या के पास देश का लगभग 40% पैसा है। वही देश के 80% जनसंख्या के पास लगभग देश का 60% पैसा है। जबकि लॉरेंज ने कहा था कि आय की समानता में देश के 20% जनसंख्या के पास देश का 20% आय होना चाहिए, 40% जनसंख्या के पास 40% आय होना चाहिए, 80% जनसंख्या के पास 80% आय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि गड़बड़ है, 20% जनसंख्या के पास 5% पैसा है और 40% जनसंख्या के पास देश का 20% पैसा है, 60% जनसंख्या के पास देश का 40% पैसा है। यानी इधर उधर है, आय की असमानता है। तो यहाँ पर जब हम प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे तो हमें जो है एक वक्र रेखा प्राप्त होगा। कैसी रेखा प्राप्त होगा, वक्र रेखा। और इसी वक्र रेखा को हम लोग कहेंगे लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो है तभी प्राप्त होता है जब देश में आय का असमान वितरण होता है तब। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको पता है बीचों बीच जो है निरपेक्ष समानता रेखा है और ये जो है लॉरेंज वक्र है। तो निरपेक्ष समानता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच जितनी अधिक दूरी रहेगी हम कहेंगे कि देश में आय की असमानता जो है उतना ही अधिक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लॉरेंज वक्र जो है यहाँ पर ऐसे चला है, तो देखिए कि यहाँ पर निरपेक्ष समानता रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच दूरी बढ़ गई तो हम कहेंगे आय की असमानता जो है और बढ़ गया। वही अगर वक्र रेखा और इधर से चलाए तो हम कहेंगे कि निरपेक्ष समानता रेखा और वक्र रेखा के बीच जो है और दूरी बढ़ गई तो हम कहेंगे आय की असमानता जो है और अधिक है। वही अगर क्या हो कि ये जो वक्र रेखा है लॉरेंज वक्र रेखा ये जो है निरपेक्ष समानता रेखा पर आ जाए तो हम कहेंगे कि आय की असमानता जो है नहीं है, आय की समानता है। क्योंकि जैसे जैसे ये जो लॉरेंज वक्र रेखा है यह निरपेक्ष रेखा के जितना नजदीक आएगी आय की असमानता जो है उतना ही कम होता चला जाएगा, और जितना दूर जाएगी उतना ही आय की असमानता अधिक होता चला जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम गिनी गुणांक को समझते हैं, यानी गिनी कोफिशिएंट को। तो देखिए गिनी जो है एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने जो है आय की असमानता को मापने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, उसी को गिनी कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लॉरेंज ने कहा था कि जब भी किसी देश में आय की असमानता होगा तो एक जो है वक्र रेखा प्राप्त होगा और वही वक्र रेखा जो है आय की असमानता को दर्शाएगा। तो गिनी ने कहा कि आखिर उस आय की असमानता को मापा कैसे जाएगा, तभी तो उस पर काम किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसी को गिनी गुणांक कहते हैं। तो गिनी गुणांक द्वारा जो है आय की असमानता को मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र और 45 डिग्री रेखा के बीच क्षेत्रफल को दर्शाता है। जैसे समझिए कि इस ग्राफ पर आप देखिए कि जो ये सीधी लाइन प्राप्त होता है इसी को हम लोग 45 डिग्री रेखा कहते हैं या फिर इसी को निरपेक्ष समानता रेखा कहते हैं, और ये जो वक्र प्राप्त होता है इसको लॉरेंज वक्र कहते हैं। तो 45 डिग्री रेखा और वक्र के बीच जो भी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करने के लिए जो है गिनी गुणांक का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को क्षेत्रफल को ये जो है दर्शाता है गिनी गुणांक। अब देखिए इसके लिए जो है गिनी ने फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या है, तो समता रेखा लॉरेंज वक्र तक का जो क्षेत्रफल और समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात गिनी गुणांक के बराबर होता है। मतलब देखिए कि जो ये निरपेक्ष समानता रेखा है और ये जो वक्र रेखा है इन दोनों के बीच जो क्षेत्रफल है उसको ए माना गया है। क्या माना गया है, तो ए माना गया है। और निरपेक्ष समानता रेखा के नीचे तक जो भी क्षेत्रफल है ये पूरा क्षेत्रफल इसको जो है बी माना गया है। क्या माना गया है, बी।
और इसी को जो है ध्यान में रखकर फॉर्मूला बताया गया है गिनी गुणांक का, कि ऊपर ए है और नीचे है a प्लस बी। तो यही गुनी गुणांक का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, गिनी गुणांक का जो मूल्य होता है यानी मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि गिनी गुणांक का मान तो 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का मान बढ़ने पर आय में असमानता बढ़ती है। मतलब गिनी गुणांक का मान जितना बढ़ेगा उतना ही आय में असमानता भी बढ़ेगा। और गिनी गुणांक का मान घटने पर आय में असमानता या फिर आय में विषमता जो है घटती है। यानी गिनी गुणांक का मान जो है, ध्यान रखिएगा, हमेशा कम होना चाहिए। जितना गिनी गुणांक का मान कम होगा तो हम कहेंगे आय में असमानता उतना ही कम है, यानी लोगों के पास समान समान वितरण हो रहा है पैसों का। अगर गिनी गुणांक का मान ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे आय में असमानता उतने ही अधिक है। इसी पर प्रश्न पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए गिनी गुणांक के मान से निम्नलिखित में से कौन सा देश खुश होगा, और उसमें 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे पहला ऑप्शन है 0.1, ये गिनी गुणांक का मान है। दूसरा ऑप्शन है 0.3, ये भी गिनी गुणांक का मान है। और तीसरा है 0.23 और चौथा है 0.32। तो देखिए, इसमें जिसका गिनी गुणांक का मान सबसे कम होगा वही देश जो है सबसे खुश होगा, क्योंकि उस देश में आय की असमानता उतनी ही कम होगी, यानी पैसा जो है बराबर बराबर पैसा लगभग बांटा गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.1, क्योंकि गिनी गुणांक का ये सबसे कम मान है, बाकी सब मान जो है अधिक है। तो ए जो है ये सबसे खुश देश होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अब आइए हम बहुआयामी गरीबी को समझते हैं। देखिए, इसके पहले आप जितना पढ़े तो उस समय से हम लोग कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण कर रहे थे कि इतना कैलोरी मिल रहा है तो वह गरीब नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो वह गरीब है। फिर हम लोग आय के आधार पर देखें कि अगर प्रतिदिन इतना खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, अगर नहीं कर रहा है तो वह गरीब है। लेकिन बहुआयामी गरीबी में क्या होता है कि आय के आधार पर तो देखा जाता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, कौशल की कमी, निम्न जीवन स्तर, आवास का अभाव यानी घर का अभाव, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है कि ये सभी चीज़ें कोई व्यक्ति जुटाने में सक्षम है कि नहीं है। अगर जुटाने में सक्षम नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके पास जो है बहुआयामी गरीबी है। कहीं देखते हैं कि कहीं वो कुपोषण का शिकार तो नहीं है, कौशल की कमी यानी उसके पास स्किल की कमी तो नहीं है, निम्न जीवन स्तर मतलब पूरा लो लेवल का जीवन स्तर तो नहीं जी रहा है। अगर ऐसा है तो उसको कहा जाएगा कि उसके पास बहुआयामी गरीबी है। अब देखिए, बहुआयामी गरीबी कौन जारी करता है, तो इसको जो है पूरे विश्व लेवल पर जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल यानी ओपीएचआई, इन तीनों के द्वारा जो है पूरे विश्व लेवल पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। और हाल ही में इन तीनों के द्वारा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें बहुत सारी बातें बताए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि विगत 15 वर्षों में यानी 2005-6 से लेकर 2019-21 तक 15 वर्षों में लगभग 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। पूरे विश्व लेवल की बात कर रहा है कि पूरे विश्व में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.7 मिलियन अर्थात 55.1% थी। इसमें कहा गया इस रिपोर्ट में कि 2005-6 में भारत में, केवल भारत में 645.7 मिलियन लगभग 55% लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी में निवास कर रहे थे, जो वर्ष 2015-16 में ये घट गया और ये हो गया 370.5 मिलियन अर्थात 27.7% हो गया। मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी जो है 2015-16 में घट गया जो 2005-6 में था। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 2019-21 में भारत में बहुआयामी गरीबी 230.7 मिलियन अर्थात 16.4% थी। यही इम्पोर्टेंट है, तत्काल का है। पूछेगा कि 2019-21 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का परसेंटेज कितना है, तो 16.4% है, जो कि 2019-21 की बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा।
अब देखिए, बहुआयामी गरीबी को जो है भारत में भी जारी किया जाता है। एक तो पूरे विश्व लेवल पर हो जाता है और हर देश अपने देश में जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। तो भारत में भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी होता है और कौन करता है? तो नीति आयोग द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उसका नाम रखा जाता है NMPI यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि 2023 में जारी किया गया है हाल ही में। ठीक है। नीति आयोग द्वारा भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की गरीबी माप के लिए 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। इम्पोर्टेंट है कि कब जारी किया गया है? तो 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। नीति आयोग द्वारा इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 12 मानकों पर ध्यान दिया जाता है। कितना मानक होता है? तो 12 मानक होता है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 12 मानक में जो है बहुत सारे चीज़ें पूछा जाता है, जैसे पीने के पानी के बारे में कि आप पानी कैसा पी रहे हैं, पानी स्वच्छ है कि नहीं है, कितना दूरी पर है जहाँ पर आप पानी लाने जाते हैं उनके बीच की दूरी, आवास आपका घर है कि नहीं है, संपत्ति आपका कितना है, किसी बैंक में आपका अकाउंट है कि नहीं है, स्कूल में आपकी उपस्थिति कितना है, आपके बच्चे जो है कितना दिन स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बाल तथा किशोर मृत्यु पूछा जाता है कि आपके घर में हाल ही में किनकी मृत्यु हुई है, कोई छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है तो अगर मृत्यु हुई होगी तो पता चल जाएगा कि कुपोषण का शिकार हुआ होगा। तो इन सभी चीज़ों को मानक को तैयार किया जाता है और तब जाके पता लगाया जाता है बहुआयामी गरीबी को। ठीक है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी की 0.8%, लक्षद्वीप की 1.11%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 2.30%, दिल्ली की 3.43% तथा चंडीगढ़ की 3.52% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ये आंकड़ा जो है आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इसको ध्यान में भी रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 में देश में 24.85% जो है लोग गरीब थे। मतलब 2015-16 में भारत में गरीबी जो है 24.85% थी, जो कि 2019-20 में ये घट गया और 14.96% हो गया। 24% से लगभग कितना परसेंट पर आ गया? 14% पर आ गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार 2015-16 से 2019-21 में 135 मिलियन लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच कितना परसेंट लोग या फिर कितना लोग जो है गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो 135 मिलियन लोग। ठीक है। एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है पूरे भारत में? तो बिहार है। कितना गरीबी है? तो 33.7% गरीबी है, इसी रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरा सबसे गरीब राज्य जो है झारखंड है, यहाँ पर 28.81% गरीबी है। और सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप है, जहाँ पर जो है 27.36% जो है गरीबी है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब आइए हम गरीबी के कारण को समझते हैं कि गरीबी आखिर क्यों आता है। तो देखिए पहला कारण है जनसंख्या का बढ़ना। अगर देश में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या बढ़ जाए तो वह गरीबी का कारण होता है। जैसे ऐसे सोचिए कि किसी परिवार में पहले 2 व्यक्ति थे और दोनों व्यक्ति कमा रहे थे तो अच्छे से खा पी रहे थे, अच्छे से थे। अब उनका परिवार बढ़ गया, अब जो है उनके परिवार में 10 व्यक्ति हो गए, कमाने वाला 2 ही व्यक्ति है, तो उतना धन नहीं हो पाएगा जिससे पूरा परिवार चल सके, तो जाहिर सी बात है वो गरीबी का शिकार हो जाएंगे। तो जनसंख्या का बढ़ना जो है गरीबी का कारण होता है। उसके बाद बेरोजगारी का बढ़ना, बेरोजगारी हो जाएगा, देश में युवा बेरोजगार रहेंगे तो वो गरीबी हो जाएगा, क्योंकि जब बेरोजगार रहेंगे तो धन नहीं कमा पाएंगे और धन का न होना ही गरीबी होता है। उसके बाद है अशिक्षा। देश में अगर अशिक्षा रहेगा तो उनको नया नया तरीका नहीं आ पाएगा पैसा कमाने का, दिमाग ही नहीं उनका खुल पाएगा, तो अशिक्षा के कारण भी गरीबी आता है। सामाजिक कारण, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी होती है जिसके कारण जो है लोगों के पास धन नहीं आ पाता है। जैसे समाज में है कि महिलाएं धन नहीं कमा सकती हैं, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती है। तो ये सभी के सामाजिक कारण होते हैं जिसके कारण जो है गरीबी आती है। उसके बाद स्किल की कमी,
युवाओं में अगर स्किल की कमी हो तो वह जो है धन नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपना कार्य कराएगा तो स्किल वाला व्यक्ति से ही करवाएगा, जिसको अनुभव हो, वह काम जानता हो, उसी से करवाएगा। तो जब स्किल की कमी होगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका देह दशा अच्छा रहता है, स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो ऐसे ही बेरोजगार घूमते हैं। तो जब बेरोजगार घूमेंगे तो उनके पास धन नहीं होगा, तो गरीबी का शिकार हो जाएंगे। वही भारत में आय का असमान वितरण है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि असमान वितरण का मतलब देश का अधिकांश पैसा बहुत कम लोगों के पास है, और देश का जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या के पास देश का बहुत कम पैसा है। तो ये असमान वितरण है, इस वजह से भी गरीबी है। सरकार की विफलता, सरकार जो है योजनाएं लाने में, नीति तैयार करने में विफल हो जाती है। वो सोचती नहीं है कि बेरोजगारी जो है कैसे दूर किया जाए, इस वजह से भी गरीबी है। तो ये सभी कारण होते हैं गरीबी के। अब आइए हम समझते हैं गरीबी के दुष्परिणाम। दुष्परिणाम का मतलब होता है कि गरीबी के कारण क्या क्या हो सकता है देश के अंदर। तो पहला है भूखमरी। भूखमरी की समस्या आ जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, क्योंकि उनके पास धन ही नहीं रहेगा तो वो खाएंगे क्या। उसी के साथ कुपोषण की समस्या आ जाएगी। भूखमरी की समस्या के कारण शरीर पर जो है मांस नहीं रहेगा, हड्डी हड्डी लौकने लगेगा, उसी को कुपोषण कहा जाता है। तो ये गरीबी के कारण ही आता है। समाज में असमानता में वृद्धि, मतलब धनिक और गरीब लोगों के बीच जो है असमानताएं आ जाएगी। जो धनिक लोग होंगे वो गरीबों को जो है गरीबों से भेदभाव करेंगे, उनको देखना नहीं चाहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो ये असमानता में वृद्धि होने लगेगा। अशिक्षा की समस्या, क्योंकि खाने के लिए जब पैसा नहीं रहेगा तो पढ़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो अशिक्षा ज़्यादा हो जाए, अशिक्षित लोग ज़्यादा हो जाएंगे। चोरी में वृद्धि होगा, क्योंकि पैसा जब नहीं रहता है तो किसी तरह से पेट पालने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, तो वो जो है चोरी भी करने लगेंगे, तो चोरी में वृद्धि होने लगेगा। बाल श्रम में वृद्धि, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों जो है वो काम करने लगेंगे, भारी भारी काम करने लगेंगे, तो बाल श्रम हो गए, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होगा, आपराधिक मामले बहुत हो जाएंगे, लूटपाट, डकैती, ये सभी चीज़ें जो है होने लगेगी, क्योंकि पैसा नहीं है, गरीबी है, तो इसके कारण ये जन्म लेगा। स्वच्छता का अभाव, मतलब गंदगी फैला रहेगा, स्वच्छ लोग नहीं रह पाएंगे, कपड़ा लाता भी स्वच्छ नहीं पहनेंगे, अपना शरीर भी साफ उफ नहीं रखेंगे, और ना ही शहर को साफ रखेंगे, गांव मोहल्ला कुछ भी साफ नहीं रहेगा गरीबी के कारण। निम्न जीवन स्तर हो जाएगा, एकदम लो लेवल का जीवन स्तर हो जाएगा। तो ये गरीबी का दुष्परिणाम है। गरीबी के कारण ये सभी घटनाएं घटित हो सकती है। अब आइए हम गरीबी को दूर करने के उपाय को देखते हैं कि किन किन उपायों से गरीबी को देश के अंदर दूर किया जा सकता है। तो देखिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे रोजगार में वृद्धि। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो ऑटोमेटिक धन कमाने लगेंगे, उससे जो है गरीबी दूर हो जाएगा। तो रोजगार में वृद्धि करके गरीबी दूर किया जा सकता है। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना। जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, उस जनसंख्या को तमाम तरह की नीतियों के द्वारा उसको रोका जाए तो गरीबी जो है दूर किया जा सकता है। उसके बाद कृषि क्षेत्र का विकास करके, कृषि क्षेत्र का जितना विकास होगा उपज उतना ही अधिक होगा किसान के द्वारा, तो गरीबी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। कर प्रणाली में सुधार, माने टैक्स जो है सरकार लेती है वो हुमचा के ले लेती है। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 35 से 40 लाख रुपया जो है सरकार को टैक्स ही दे देना पड़ता है। तो वो कर प्रणाली में अगर बदलाव करे सरकार तो कम टैक्स देना पड़ जाएगा, जिससे लोगों के पास धन अधिक रहेगा तो गरीबी दूर होगा। आय का समान वितरण, बहुत पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि आय का जो है जितना देश में पैसा है वो बराबर बराबर लोगों में बांटना चाहिए, ताकि जो है समान वितरण हो, जिससे गरीबी दूर हो। स्किल का बढ़ावा देना, जो भी युवा हैं उनको अनेक तरह का स्किल सिखाया जाए, उसको एक्सपर्ट बनाया जाए किसी भी एक काम में, तो वह जो है देश विदेशों में जाकर कमा सकते हैं, तो धन बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगा। पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग पर ध्यान देना, जो भी ओबीसी हैं उन सभी पर जो है ध्यान देना, नीति का निर्माण करना, योजनाएं लाना उनको देखकर, जिससे गरीबी जो है दूर होगा। योजनाओं का निर्माण करना, सरकार जो विभिन्न तरह की योजनाएं लाए जिससे गरीबी दूर हो। कीमत स्तर में स्थिरता, मतलब कीमत को फिक्स करना। अचानक कभी कीमत बढ़ जाता है, अचानक कभी कीमत घट जाता है। जब कीमत बढ़ता है और आय बढ़वे नहीं करता है तो जो लोग हैं वो तो है
खरीद ही नहीं पाते हैं उस सामान को, जिससे गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करके जो है गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके पहले हम लोग जितना भी पढ़े थे शुरू में, डॉक्टर वाई के अलग समिति, सी रंगराजन समिति, तो वह सब जो है योजना आयोग के ही सदस्य थे, तो उनके द्वारा ये सब लागू किया गया था कैलोरी की मात्रा, इसलिए कहा जाता है कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी निर्धारित किया गया था कि जो व्यक्ति को उतना कैलोरी प्राप्ति नहीं हो रहा है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2100 कैलोरी। यानी डॉक्टर वाई के अलग समिति में कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को शहर में प्रतिदिन 2100 कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको गरीबी रेखा से हम लोग नीचे मानेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है कि गरीबी को पूर्ण रूप से दूर करने का जो प्रयास किया जाता है उसको गरीबी उन्मूलन कहा जाता है। तो इसका नारा जो है पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, मतलब गरीबी के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, मतलब परिवार में कितना खर्चा हो रहा है उस आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि नीति आयोग की 17 जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वह है बिहार, वहाँ पर गरीबी जो है 33.76% है। और यह जो है नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 17 जुलाई 2023 को जारी हुआ था, उसमें बताया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि नीति आयोग की रिपोर्ट 17 जुलाई 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य कौन है, तो वह है झारखंड। उसके बाद है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी बढ़ता में से किस एक की संतुष्टि की गई। मतलब पूछ रहा है कि जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है भारत में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना निर्धारित किया गया था, तो 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो गरीब है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, इसमें जो है बहुत तरीकों से परिभाषित किया गया है गरीबी को भारत में। तो इसमें जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी प्राप्ति से। कैलोरी के आधार पर और आय के आधार पर भी गरीबी का निर्धारण किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए कह रहा है लोगों के जीवन स्तर से, ऐसे नहीं होता है। परिवार की आय से, इससे भी नहीं होता है। परिवार के सदस्यों की संख्या से, इससे भी नहीं होता है। कैलोरी प्राप्ति से गरीबी को परिभाषित किया जाता है भारत में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि अधिकृत अनुमानों रंगराजन समिति के अनुसार वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है। याद करिए कि जब हम आपको सी रंगराजन समिति के बारे में बताए थे तो उसमें बताए थे कि सी रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में 29.5% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं, इस समिति के द्वारा बताया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या करोड़ों में कितने की कमी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 13.5 करोड़ की कमी हुई है। जब हम लोग पढ़ रहे थे बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जो जारी हुआ था 17 जुलाई 2023 को, इसके अनुसार उसमें कहा गया था कि 2015-16 से लेकर 2019-21 तक 135 मिलियन यानी लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी कमी हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13.5 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2019-21 में
भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे? याद करिए, जब हम लोग वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पढ़े थे, जो कि पूरे विश्व लेवल पर जारी किया जाता है, तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 2019-21 में लगभग 230 मिलियन यानी 16.4% लोग जो है बहुआयामी गरीबी में थे, बहुआयामी गरीबी रेखा से नीचे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16.4%। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, 1995 में मिड डे मील प्रारंभ किया गया था। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहले ये बताइए कि किनके द्वारा लिखा गया था। तो हम लोग शुरू में ही पढ़े, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे लिखा गया था और यह 1901 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि उस समय 1901 में कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का व्यक्ति है, अगर उसका 16 से 35 रुपया सालाना आमदनी नहीं है, आय नहीं है, तो वह गरीब है। तो इसे जो है 1901 में प्रकाशित किया गया था, इस बुक को। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा जो है, यानी नीति आयोग ही गरीबी का आकलन करता है भारत में। ठीक है। सबसे लास्ट प्रश्न है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? मतलब कौन सा डाटा जुटाता है, कौन सा संगठन है? तो मैंने आपको बताया था कि NSSO यानी NSSO पहले ये था, और उसके बाद 2019 में NSSO को और CSO को विलय कर दिया गया और एक नया संस्था बनाया गया NSO। अब वर्तमान में जो है NSO सर्वेक्षण जुटाता है, सर्वेक्षण डाटा कलेक्ट करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो है NSO के बारे में नहीं दिया है, NSSO के दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है।